हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं एंड दैट इज डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें सबसे पहले, वैसे तो ये सब कुछ आता है बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड में पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस होता है। तो मान लिया ये ए हो गया, बी, सी, जी, डी, ई, एफ और तो इसमें सबसे पहले तो ए जी अपॉन जी डी 2:1 होता है। दूसरा एफ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये इसके हाफ है, एंड एफ ई इज पैरेलल टू बी सी। ये रिजल्ट हो गया। एरिया वाला 1/4 होता है, ये हम लिखा चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर और एक रिजल्ट 1 ये भी है कि जो ट्राइंगल डी ई एफ है, ये ठीक है, ये जो ट्राइंगल है डी ई एफ, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी यही होगा जी। ठीक है, क्यों होगा उसको हम लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं। सेंट्रॉइड जी होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे एम मास और एम मास रख दूँ तो उन तीनों मास का इफेक्टिव मास क्या होगा, उनको हटा के मैं जी पे 3m रख सकता हूँ। सेम थिंग। ठीक है, तो मतलब ए बी सी पे अगर एम मास रखा हुआ है तो इफेक्टिवली वो जी पे 3m मास रखा हुआ है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि ए के ऊपर जो m मास है उसमें मैंने m/2 तो यहाँ पे रख दिया और m/2 यहाँ पे रख दिया। फिर ऐसे बी के ऊपर जो m मास है वो m/2 मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ऐसे ही यहाँ पे रख दिया। तो वही 3m मास ये ठीक है एफ ई और डी पे भी रखा जा सकता है m करके। तो f मतलब ए बी सी पे m रखना या डी ई एफ पे m रखना, ये ठीक है, एट ईच पॉइंट इज लॉजिकली से द सेम थिंग। तो अगर ए बी सी वाला मास को हटा के हम जी पे रख सकते हैं तो फिर डी ई एफ वाला हटा के भी जी पे रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मिड पॉइंट है इसलिए हमने बोला कि m/2 रख दिया। और उसका मतलब क्या है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज ऑल्सो जी। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि मान लिया ये वाला पॉइंट A1 है और ये वाला पॉइंट C1 है और ये वाला पॉइंट B1 है, तो फिर दैट इज डी जी अपॉन जी A1, GA1 इज इक्वल टू ई जी अपॉन GB1 इज इक्वल टू एफ जी अपॉन GC1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2/1। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बेसिकली A1, B1 एंड C1 आर मिड पॉइंट्स ऑफ FE, ED एंड FD। ठीक है, रिजल्ट 2 क्या है, क्योंकि मीडियन हो गया ना, अगर ये सेंट्रॉइड है और इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी है, डी ई एफ का भी अगर सेंट्रॉइड है, तो डी को अगर मैंने सेंट्रॉइड से मिला के आगे बढ़ाया तो जो ए पॉइंट होगा वो A1 जो पॉइंट है वो सामने वाली साइड का मिड पॉइंट होगा। तो A1, B1, C1 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ
FE, FD एंड DE रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये भी एक दूसरा रिजल्ट आ गया। बाकी तो अब इसको कितना भी किए जाओ, कि जैसे मैंने अगर B1C1 को ज्वाइन किया, B1C1 को ज्वाइन किया, ये ठीक है, तो FE का आधा होगा, मतलब BC का 1/4 होगा, एंड BC या FE के पैरेलल होगा। दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हो गया हमारा पहला सेंट्रॉइड, पहला सेंटर सेंट्रॉइड। अब आगे चलते हैं। स्लाइड 2। ट्राइंगल के अंदर दूसरा सेंटर क्या है? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, हमने इसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में हमने ये बोला था कि जो स्टडी है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, तो फिर जो स्टडी है वो हम पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो हो गया मस्ट, एक डिज़ायरेबल, और एक तीसरा हो गया कि जो हमारी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि वेदर वी वांट टू डू इट और नॉट। तो जो मस्ट है दैट इज़ जो हमने साइन रूल पढ़ाया, कोसाइन रूल पढ़ाया, ये तो मस्ट है। ठीक है, साइन रूल और कोसाइन रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वहाँ तक तो हमें ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया एंड कॉटेमिन थ्योरम तक जो पार्ट था उसको हम बोल सकते हैं, जब उसके अंदर फिर वो भी आ गया, नेपियर्स एनालॉजी भी आ गया, इसको हम बोल सकते हैं डिज़ायरेबल। ये ठीक है, ये डिज़ायरेबल है, अगर हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं भी नहीं। तीसरा ये जो अब हम जो पढ़ा रहे हैं सेंटर्स, तो ये लास्ट वाला फेज़ हो गया, हम इसको थर्ड लेयर हो गया ये हमारे चैप्टर का, और इसके अंदर खूब सारे फॉर्मूले और रिजल्ट्स आएंगे, और उनको बार बार ऑफकोर्स याद करेंगे तो याद भी हो जाएगा, काफ़ी लोग याद भी कर लेते हैं। बट ये थर्ड वाला चीज़ हो गया कि इसके चक्कर में बाकी का चैप्टर हमारा गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएंगे वो साइन और कोसाइन रूल से सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम ऐसा ना करें कि ये सब समझने के चक्कर में वो वाली चीज़ छूट जाए हमसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वो थर्ड पार्ट हो गया। ऑर्थो सेंटर मान लिया ये ट्राइंगल है ABC, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर से ड्रॉप किए, ये ऑर्थो सेंटर हो गया H, ये मान लिया हो गया DEF। ठीक है, अब देखो अगर ये 90 है और ये C है, तो इस ट्राइंगल में ये कितना हो जाएगा, π/2 - C। तो सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, अगर B के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो B के लिए जैसा C है वैसा ही A है, तो ये इसका ऑल्टीट्यूड जा रहा है। अगर C वाली साइड का जो एंगल है वो π/2 - C है, तो सिमेट्री से इस वाली साइड का एंगल π/2 - A होना चाहिए। अब वो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें ये 90 है, ये एंगल A है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल A है तो ये 90 - A ही बचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, जो BD है ये पूरा एंगल तो B है, और C के ऑपोजिट AB जो है ये साइड C है। ठीक है, या ऐसे देख लो, ये जो पूरा एंगल है वो C है, और ये साइड B के ऑपोजिट है तो ये B है। तो जो हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखा था कि ये कितना हो जाएगा, B cos C, दिस विल बी B cos C। तो सिमेट्री से ये कितना हो जाएगा, C cos B, ये हो जाएगा C cos B। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट लिखना चालू कर सकते हैं। रिजल्ट 1,
जो ये ऑल्टीट्यूड है, जैसे अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो मीडियन ऑपोजिट साइड को हाफ हाफ 1:1 की रेशो में डिवाइड करेगा। अगर हम एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो एंगुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड की रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। उसी तरीके से ऑल्टीट्यूड किस रेशो में डिवाइड करेगा ये निकालना चाहते हैं। तो जो ऑल्टीट्यूड है AD वो ऑपोजिट साइड BC को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, BD/DC। तो वो ही निकालना चाहते हैं, BD/DC। दिस इज इक्वल्स टू BD हो गया C cos B and this is B cos C. This is 2R sin C into cos B अपॉन ये हो जाएगा 2R, मतलब B को ब्रेक कर दिया, sin B into cos C, 2R कैंसिल, sin C अपॉन cos C विल बी tan C और sin B अपॉन cos B विल बी tan B। तो उसका मतलब क्या है कि जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑपोजिट साइड को tan C/tan B की रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब जो D है वो tan C/tan B इस रेशो में डिवाइड करेगा। फर्स्ट थिंग, ये तो एक रिजल्ट हो गया, ठीक है। अब आता है हमारा रिजल्ट 2। इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BHD, ये वाला एंगल π/2 - C है, ये 90 है, तो ये इधर C बचेगा, इधर ये C बचेगा। एंगल BHD बराबर कितना हो जाएगा, C, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि CDHE, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 180 हो गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। उसका मतलब क्या है कि अगर ये C है तो इतना जो पूरा एंगल है वो π - C होगा, तो इधर जो बच गया वो वापस C हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं, इस ट्राइंगल से पहले हमने क्या बोला, ये C है, ये 90 है, तो ये 90 - C हो गया, और फिर इस ट्राइंगल में ये 90 है, ये 90 - C है, तो ये वापस C हो गया। तो इस ट्राइंगल में BH कितना हो जाएगा, BH इज इक्वल्स टू, मतलब इस ट्राइंगल में ये एंगल C हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, परपेंडिकुलर का कोसेक होगा, तो दिस विल बी BD का कोसेक C। दैट इज इक्वल्स टू BD कितना है, ये C cos B हमने लिख रखा है, दिस इज C cos B। कोसेक C को लिख लिया 1/sin C, ठीक है। अब C को हम लिख सकते हैं 2R sin C, तो उससे क्या होगा, ये sin C और ये sin C कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद 2R cos B। 2R cos B क्या है, 2R cos B BH है। BH क्या है, H ऑर्थो सेंटर है, B वर्टेक्स है, तो BH क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स से डिस्टेंस। तो ऑर्थो सेंटर का वर्टेक्स B से डिस्टेंस 2R cos B हो गया, तो वर्टेक्स A से जो डिस्टेंस आएगा वो 2R cos A हो जाएगा, एंड C से डिस्टेंस 2R cos C हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स B फ्रॉम ऑर्थो सेंटर, ठीक है। दिस इज डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स B फ्रॉम ऑर्थो सेंटर। तो इसी को हम लिख सकते हैं, हेंस distances of
ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टिसेस will be 2r cos A, comma 2r cos B, comma 2r cos C। ठीक है, अब वापस रिजल्ट 3, फिर इसी में इन ट्राइंगल BHD, सेम ट्राइंगल में HD मतलब बेस को हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस BH का कॉस कॉस C, और BH हमारा कितना निकल के आया था 2r cos B, तो दिस इज 2r cos B इंटू cos C। तो ये वाला रिजल्ट कितना है 2r cos B इंटू cos C। और HD क्या है, H का ऑर्थोसेंटर का BC साइड से डिस्टेंस, तो ऑर्थोसेंटर का BC साइड से डिस्टेंस कितना हो गया 2r cos B, 2r cos B cos C। अब देखो ये याद रखना काफ़ी इजी है कि अगर मेरे को ऑर्थोसेंटर का वर्टेक्स B से डिस्टेंस चाहिए, केवल B इन्वॉल्व है, तब तो आंसर में भी B इन्वॉल्व है, केवल 2r cos B। अगर वर्टेक्स का मेरे को साइड BC से डिस्टेंस चाहिए, HD इज़ नथिंग बट H का डिस्टेंस फ्रॉम BC, तो उसमें अगर B और C इन्वॉल्व है तो यहाँ पे भी दोनों चीज़ आ गया 2r cos B cos C। तो इसलिए अगर साइड AC से डिस्टेंस चाहिए होगा तो 2r cos A cos C, केवल वर्टेक्स A से डिस्टेंस चाहिए होगा तो 2r cos A। तो याद रखना बहुत आसान है ये तो। सो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ vertex, distance of vertexing, distance of orthocenter, distance of orthocenter from side BC। ठीक है, तो hence distances of orthocenter from sides of the triangle are 2r cos A cos B, comma 2r cos A cos C and 2r cos B cos C। तो अगर वर्टिसेस से डिस्टेंस चाहिए तो 2r के साथ एक ही कॉस आएगा, और जिस वर्टेक्स से डिस्टेंस चाहिए उसी का कॉस आएगा। तो अगर हमें वर्टेक्स C से डिस्टेंस चाहिए तो 2r cos C, और अगर साइड से डिस्टेंस चाहिए तो जो भी दो साइड के एंड पॉइंट्स होंगे उन दोनों के कॉस आएंगे। तो अगर AC साइड से डिस्टेंस चाहिए तो 2r cos A cos C। फेयरली सिंपल टू रिमेंबर एंड यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे H है, ये अगर हमें A से डिस्टेंस चाहिए, ये A से डिस्टेंस चाहिए, तो वो तो सिंपली हो जाएगा 2r cos A। ठीक है, और H का अगर हमें BC से डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस H का BC से है, तो 2r के साथ भी दोनों आ जाएगा, cos B एज वेल एज cos C, ये आ जाएगा। सो दिस यू आर सपोज टू रिमेंबर। Okay, let's move forward. This is slide 3। वापस इसी ऑर्थो सेंटर के आगे अभी वही कंटिन्यू कर रहा है।
अगर मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट हमारा एच आ गया, दिस वॉज डी ई एफ। अभी हमने ये बोला कि बी डी अपॉन डी सी टेन सी इज टू टेन बी होता है, ठीक है। मतलब जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करे, वो वाला रेशो आ गया। मीडियन में होता है तो ये 1:1 का रेशो होता है। अच्छा, मीडियन के ऊपर एक पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, वो उस मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। तो अब हम उसके करस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकालेंगे कि जो ऑल्टीट्यूड है उसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है एच, तो ये एच किस रेशो में डिवाइड करा है इस ऑल्टीट्यूड को। तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी 2r cos A यहाँ से यहाँ तक, एंड ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2r cos B cos C, ये हो गया, ठीक है। तो दैट वुड मीन कि AH अपॉन HD विल बी 2r cos A अपॉन 2r cos B cos C, ऐसे आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2r कैंसिल। अब देखो इसमें ऐसे देखो, इसको मैंने साइन A से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया, और बाकी का जो cos A अपॉन cos B cos C लिखा है वो लिखा रहने दिया, ठीक है। साइन A अपॉन cos A को डिनोमिनेटर में लाके हमने क्या लिख लिया, tan A, ठीक है। साइन A को साइन B प्लस C भी लिख सकते हैं, अपॉन ये दोनों cos ऐसे लिखे हुए हैं, cos B cos C, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, ऊपर नीचे साइन A मल्टीप्लाई किया। जैसे ये tan है तो इसको भी मैं tan के टर्म्स में ही बनाना चाहता हूँ, ये ठीक है। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग और द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड इट कि हमने साइन से क्यों मल्टीप्लाई किया। अब जैसे नीचे बी सी है तो ऊपर वाले को हमने बी और सी में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको लिख दिया साइन बी प्लस सी, साइन ए अपॉन कॉस ए को tan ए लिख दिया। अब ऊपर वाले को जब ओपन करेंगे तो ऐसा आएगा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी होल डिवाइडेड बाई tan ए और कॉस बी कॉस सी। इन दोनों कॉस को अगर हम ऊपर ले जाएं तो पहले टर्म में क्या होगा, कॉस सी और कॉस सी कैंसिल, एंड साइन बी अपॉन कॉस बी विल बी tan बी, और जब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन सी अपॉन दिस विल बी tan सी। तो अब ऊपर कितना हो गया, tan बी प्लस tan सी अपॉन tan ए, ये हो गया। उसका मतलब क्या है कि तुम ऐसे ही याद रखो कि जैसे सेंट्रॉइड है उसमें ये रेशो 1:1 होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1:1, और इन दोनों का सम 2:1 यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में ये tan C tan B होता है, तो इन दोनों का सम तो इधर आ जाएगा, tan B प्लस tan C इज टू tan A आ जाएगा इधर, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द रेशो in which ortho center divides altitude, ठीक है। this is the ratio in which ortho center divides altitude। ये एक रिजल्ट हो गया। तो अभी तक वेरी क्विकली हमने क्या क्या सीखा, ये tan C इज टू tan B होता है, पहली बात। ये 2r cos A होता है, ये 2r cos B cos C होता है। अगर रेशो की बात करें तो उस रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan B प्लस tan C अपॉन tan A। और बस अभी तक तो हमने यही सीखा है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर
रिजल्ट 3, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो उसका मतलब क्या है CEHD, ये ठीक है, क्वाड्रिलेटरल CDHE इज साइक्लिक, ये ठीक है, दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एज एंगल HDC बराबर 90 डिग्री बराबर एंगल HEC, ठीक है। तो HDC एंड HEC इन दोनों का एंगल का सम पाई हो गया, 90-90 हो गया, तो फिर क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। एक इससे सर्कल पास कर जाएगा इन चारों पॉइंटों से, और ऑफ कोर्स अगर ये 90 है तो अगर मैंने CH को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ किया तो वो इन चारों पॉइंट से पास कर जाएगा, ठीक है। एंड this circle will have CH as diameter। अब CH है क्या वैसे? CH है H का C से डिस्टेंस, तो H का C से डिस्टेंस 2r cos C, तो 2r cos C इस सर्कल के लिए ये ठीक है डायमीटर का काम करेगा, तो उसकी रेडियस क्या होगी? दिस इम्प्लाइज radius of circumcircle, radius of circumcircle of quadrilateral CEHD will be कितनी रेडियस हो जाएगी? CH/2 और R cos C, ठीक है। इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी? R cos C, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लाइड 3 जो याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। स्लाइड 4, नेक्स्ट सेंटर थर्ड इज circumcenter, just a moment।
चलो हम अपना नॉर्मली बना लेते हैं। ये O हमारे लिए हो गया सर्कम सेंटर, और ये हो गया सर्कम रेडियस। ठीक है, बाकी तो ये वाला जो एंगल है वो ए हो जाएगा, क्योंकि सर्कमफ्रेंस में जो एंगल है उसका डबल एंगल सेंटर पे आएगा, तो ये भी ए हो जाएगा एंड ये भी ए हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला एंगल सी, ये वाला एंगल सी। ठीक है, अच्छा इसमें हमारा एक ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको आगे बढ़ाया तो ये अलग चीज़ है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग चीज़ है। तो जैसे B, मान लिया ये D है, ये मतलब मिड पॉइंट M1 है, ये मान लिया मिड पॉइंट M2 है और ये मिड पॉइंट M3 है। बट जहाँ पे AO को ज्वाइन करके जहाँ पे आगे कट कर रहा है वो पॉइंट मान लिया D है और ये E है। ठीक है, हाँ, तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ABE, इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, देखो AB साइड यहाँ पे C बना रहा है तो ये भी C हो जाएगा, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस C हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, दिस विल बी π/2 माइनस C। तो अगर मैं अब ट्राइंगल की बात करूं ABE की, ये एंगल हो गया π/2 माइनस C, ये पूरा एंगल हो गया ऑफ कोर्स A। तो यहाँ पे ये जो एंगल बचेगा, ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल की वजह से पाई माइनस A प्लस π/2 माइनस C, ये एंगल आएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/2 विल बी π/2 और माइनस A माइनस C, ऐसे करके एंगल आएगा। ठीक है, तो अगेन इन ट्राइंगल ABE, ठीक है, नॉट C, इन ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है AE अपॉन उसके जो ऑपोजिट एंगल है AE, उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, साइन π/2 माइनस C इज इक्वल्स टू AB, उसके ऑपोजिट एंगल ये है AB अपॉन उसके ऑपोजिट एंगल क्या है, साइन π/2 माइनस A माइनस C, ये हो गया। ठीक है, तो AE विल बी इक्वल्स टू AB कितना हो जाएगा C, साइन π/2 माइनस C विल बी कॉस C, cos C whole divided by sin π/2 minus A minus C will be cos A minus C, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा सिमिट्री से। सिमिट्री से हम कैसे दिमाग लगाएंगे, ये AE क्या है,
बी से हमने सरकम सेंटर को ज्वाइन किया, उसको आगे बढ़ाया, तो उसने ऑपोजिट साइड AC को E पे कट किया। ठीक है, तो ये जो BE है, जो BE जा रहा है वो A और C के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, क्योंकि वो B से निकल रहा है तो उसके लिए जैसा A है वैसा ही C है। अब इसने जब आगे वाली साइड को कट किया जहाँ पे भी, और A की साइड से हमने जब उस पॉइंट E का डिस्टेंस निकाला तो ये आ गया C cos C अपॉन cos A माइनस C। तो C की साइड से अगर निकालेंगे तो इसी में A और C को इंटरचेंज कर दो बस, क्योंकि B के लिए तो जैसा A है वैसा C है। तो दिस इज़ ए गुड यूज़ ऑफ सिमिट्री। तो अब हम क्या बोलेंगे, यूजिंग सिमिट्री। यूजिंग सिमिट्री CE, जैसे AE आ गया तो वैसे ही CE आ जाएगा, A cos A अपॉन cos C माइनस A। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस इम्प्लाइज AE अपॉन CE इज इक्वल टू C cos C अपॉन, अच्छा ये स्मॉल ए होना चाहिए, साइड लेंथ है, हाँ, अपॉन A cos A, जो बेसिकली cos C माइनस A है। cos के अंदर A माइनस C लिखो या C माइनस A लिखो, दोनों की बात है, तो वो तो कैंसिल हो गया। अब इस C को हम लिख सकते हैं 2R साइन C, इसको हम लिख सकते हैं 2R साइन A। तो दिस इज 2R साइन C इंटू कॉस C अपॉन 2R साइन A इंटू कॉस A। ये R कैंसिल हो गया, ऊपर कितना हो जाएगा, साइन 2C अपॉन साइन 2A। दिस इज AE अपॉन CE। तो बेसिकली हमने क्या रिजल्ट निकाला है, तुम इसको ऐसे देखो कि ऑरिजिन मतलब सॉरी सरकम सेंटर से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, वो तो मिड पॉइंट पे ऑफ कोर्स आके गिरेगा। तो जो M2 है वो तो मिड पॉइंट है AC का, ठीक है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तो M2 AC को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ऑफ कोर्स 1:1 की रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। दूसरा, अगर मैंने B को, जैसे मीडियन क्या होता है, हम वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से ज्वाइन करें आगे बढ़ा दें, ठीक है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि हम वर्टेक्स को ऑर्थोसेंटर से ज्वाइन करें आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो जो मीडियन है वो सामने वाली साइड को 1:1 की रेशो में कट करता है। जो ऑल्टीट्यूड है वो हमने पढ़ा है कि 10C/10B की रेशो में कट करेगा अगर BC साइड की बात करें तो उसी तरीके से मैंने B को सरकम सेंटर से ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया, तो इसने ऑपोजिट साइड को E पे कट किया। तो ये E किस रेशो में कट कर रहा है सामने वाली साइड को, वही ये निकाला है हमने, साइन 2C इज टू साइन 2A। मतलब AC के ऊपर आ रहा है तो A की तरफ से तो ये वाला एंगल इन्वॉल्व हो रहा है साइन 2C, और इस तरफ से ये वाला एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। तो मतलब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि BD अपॉन DC क्या होगा, BD अपॉन DC क्या होगा, तो BD अपॉन DC आ जाएगा हमारा BD अपॉन DC, हाँ, साइन 2C अपॉन साइन 2B सिमिट्री से। तो बेसिकली अगर हमने स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले देखा, उसमें हमने ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना बताया था कि अगर हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर ये वर्टिसेस है तो ऑर्थो सेंटर में हमने होता है सिग्मा x1 tan A अपॉन सिग्मा tan A होता है। तो वो बेसिकली, या फिर ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर का जो फॉर्मूला आता है उसमें सिग्मा x1 sin 2A अपॉन सिग्मा sin 2A होता है, अगर वो याद है तो वो बेसिकली यहीं से आता है कि हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला लगाया, पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इस रेशो में डिवाइड करा है, ठीक है। फिर हम OA इज टू OD, ये ठीक है, OA इज टू OD, इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे,
और मतलब ये वाला रेशो निकालेंगे और फिर सेक्शन फार्मूला ए और डी के ऊपर लगाएंगे तो ओ के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये ठीक है। दिस इज द वे टू फाइंड ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, जितने भी सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने का ये तरीका था। ठीक है, तो देखो अभी हमने इस डायग्राम के हिसाब से ये वाला एंगल कितना निकाला अल्टीमेटली, दिस इज इक्वल्स टू π/2 माइनस a माइनस सी। अब ये अगर 90 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस इतना। ठीक है, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी सिंपली a माइनस सी। इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से कितना आ जाएगा, a माइनस सी। ठीक है, अब देखो अगर ये r है, मतलब जैसे ये r है तो OM2 कितना हो जाएगा, इन ट्राइंगल AOM2, मतलब इस वाले ट्राइंगल में AOM2 में ऑफ कोर्स ये एंगल B होगा, क्योंकि ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे B बना रहा है तो यहाँ पे B इधर से बनाएगा, इधर से B बनाएगा। तो अगर ये B हो गया तो OM2 कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में, R cos B। ठीक है, ये हो गया R cos B। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ, OEM2। नाउ इन ट्राइंगल OEM2, OEM2 में मेरे को बेस पता है तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, OE कितना हो जाएगा, OE हो जाएगा बेस का मतलब OM2 अपॉन कॉस ऑफ जो भी है बीच का एंगल है A माइनस सी। OM2 कितना है, R cos B। सो OE कितना हो गया, R cos B अपॉन cos A माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, cos A माइनस सी। ये हमारे पास क्या आ गया, OE। BO कितना है, R है वो, तो मतलब बेसिकली हम क्या करें, दिस इज टू दिस का रेशो निकाल लिया, अब दिस इज टू दिस का रेशो निकालेंगे। जैसे हमने अभी निकाला था कि ऑर्थो सेंटर किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो उसी तरीके का रेशो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, OE मेरे पास आ गया है ये, BO जो है वो R है, तो BO अपॉन OE इज इक्वल टू BO अपॉन OE आ जाएगा R अपॉन R cos B अपॉन cos A माइनस सी। तो R कैंसिल, दिस विल बी cos A माइनस सी अपॉन cos B। ऊपर नीचे हमने क्या किया, साइन B से मल्टीप्लाई कर लिया, साइन B cos A माइनस सी अपॉन साइन B cos B। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 तो नीचे तो कितना आ जाएगा, साइन 2B, ऊपर कितना आ जाएगा, साइन B को बेसिकली इस साइन B को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A प्लस सी। तो साइन A प्लस सी कॉस A माइनस सी, यह आ जाएगा साइन 2A प्लस साइन 2C। तो अल्टीमेटली हमने 2 चीज़ निकाल लिया कि ये मतलब ये जो लाइन है जो हमने वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से और सरकम सेंटर से ज्वाइन करके आगे बढ़ाया, तो वो ऑपोजिट साइड को किस रेशो में कट करेगा, वो तो ये आ गया। ठीक है, फिर इस लाइन को खुद O किस रेशो में कट करेगा, वो ये आ गया, साइन 2A प्लस साइन 2C अपॉन साइन 2B। ठीक है, तो जो D है वो इसको साइन 2C, मतलब ये जो लिखा है साइन 2C इज टू साइन 2A की रेशो में कट करेगा। O AD को इन दोनों का समेशन साइन 2A प्लस साइन 2C इज टू साइन 2A की रेशो में कट करेगा।
यहीं से आ जाएगा वो सिमेट्री से। तो ये हमारा सर्कम सेंटर वाला रिजल्ट्स हो गए सारे करस्पॉन्डिंगली। ठीक है, ये तो हमने देखो डिराइव किए हैं। और ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में बच्चे पूछते हैं कि ऑर्थो सेंटर का ये फॉर्मूला कैसे आ गया, सिग्मा tan a अपॉन सिग्मा tan a, सिग्मा x1 tan a अपॉन सिग्मा tan a, ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया। तो उसी के लिए हमने बोला कि सब में एक यूजुअल प्रोसेस है कि कोई भी सेंटर है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, कुछ भी हो, इसको हमने एक वर्टेक्स से ज्वाइन किया, मान लिया A B C D, और ये सेंटर मान लिया K है। तो पहले तो ये निकालो कि D BC को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये ठीक है, एंड K AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों रेशो निकालो। उसके बाद क्या होगा, BC के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला के D आ जाएगा, एंड A और D के ऊपर सेक्शन फॉर्मूला के K आ जाएगा। यही हमने यहाँ पे उसी का प्रूफ दिया है कि कैसे आता है। और बस ठीक है। स्लाइड नंबर 5। ठीक है, कौन कौन सा सेंटर हो गया हमारा, सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया। तो अब क्या बचता है, इन सेंटर। इन सेंटर के अंदर को भर के रिजल्ट आएगा। तो हमारा फोर्थ सेंटर क्या हो गया, इन सेंटर। तो पहले तो इसके वाले रिजल्ट निकाल लेते हैं। मान लीजिए A B C, ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर I। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि मान लिया ये D E F, तो ये हो जाएगा B/2, ये भी B/2, ऐसे ही ये C/2 एंड C/2, ये A/2 एंड A/2। तो पहले तो रिजल्ट 1, एंगुलर बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड की रेशो में कट करता है। मतलब कि BD अपॉन DC कितना हो जाएगा, AB अपॉन AC। ये तो हमने 9th-10th में पढ़ रखा है रिजल्ट। BD अपॉन DC विल बी इक्वल्स टू AB अपॉन AC, विच इज़ नथिंग बट C अपॉन B। तो ये हो जाएगा C/B, क्योंकि ये साइलेंट C है, ये साइलेंट B है पूरा। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट हो गया, BD अपॉन DC बराबर C अपॉन B। अब देखो इसी को यूज़ करके हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट 2, ये जो BD है ये इस पूरे लेंथ का C अपॉन B प्लस Cth फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, BD जो है इतना पार्ट इस पूरे पार्ट का, मतलब BC का कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, C अपॉन B प्लस C, C अपॉन B प्लस Cth फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब BC कितना है, वो A के बराबर है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन B प्लस C। तो BD कितना हो गया, AC अपॉन B प्लस C। ठीक है, सिमिट्री से अगर B की तरफ से हमने चालू किया तो A आया, ये वाला C आया, B और C का सम आ गया। तो सिमिलरली DC जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, B आएगा, A आएगा और B प्लस C का सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया BD एंड DC का। ठीक है, अब देखो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि इस ट्राइंगल में रिजल्ट 3 इन ट्राइंगल BAD, ये ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में जो BI है वो ये दोनों एंगल बराबर बराबर है, तो BI इस ट्राइंगल का एंगुलर बाइसेक्टर है।
इन ट्राइंगल बी ए डी बी आई इज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। तो इसलिए जो एंगुलर बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड ए डी को एडजेसेंट साइड की रेशो में डिवाइड करेगा। दिस विल इम्प्लाई कि जो ऑपोजिट साइड है उसको ये मतलब दिस इज टू दिस होगा, तो विल बी बी ए अपॉन बी डी। बी ए इज नथिंग बट सी, बी डी अभी हमने निकाला है। तो इसमें सी सी कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज ए आई अपॉन आई डी विल बी बी प्लस सी अपॉन ए। ये क्या है? दिस इज द रेशियो इन विच इन सेंटर डिवाइड्स एंगुलर बाइसेक्टर। तो ए आई अपॉन आई डी इस वाले एंगुलर बाइसेक्टर पे हो गया, तो बी आई अपॉन आई ई, सिमिलरली बी आई अपॉन आई ई विल बी आई के लिए ये वाला रेशो आ जाएगा, तो वो रेशो किसका आ जाएगा? ए प्लस सी अपॉन बी, ये आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। अब और क्या निकाल सकते हैं? ये देखो एंगल ए बाई 2 है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं? ए डी। ए डी क्या है? लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। तो ए डी ये एंगुलर बाइसेक्टर की लेंथ हो जाएगी। ए डी निकालने के लिए हमने ये देखा ए डी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, तो नहीं, डायरेक्टली तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया? हाँ, फिर हमने क्या किया कि इसको उस ट्राइंगल में देखा जिससे हम साइन रूल लगा पाएँ। तो ऑफ कोर्स बी ए डी ट्राइंगल में हमें एंगल्स पता हैं, साइड लेंथ्स पता हैं, तो साइन रूल लगा सकते हैं। तो रिज़ल्ट 4 में इन ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, साइन रूल ही लगाते हैं। तो कैसे लिखेंगे? ए डी अपॉन उसके ए डी, उसके ऑपोजिट एंगल क्या है? बी, तो अपॉन साइन बी बराबर बी डी अपॉन ए बाई 2, बी डी अपॉन साइन ए बाई 2। सो दिस विल इम्प्लाई ए डी इज इक्वल्स टू साइन बी अपॉन साइन ए बाई 2 इंटू बी डी जो है वो यहाँ से उठा के ले आए, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो हमने पहले साइन रूल में ये बोला था कि अगर एक साइड है और दूसरे का साइन है तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ए साइन बी और बी साइन ए दोनों बराबर होगा। तो ये जो है ना ए साइन बी, इसको हमने चेंज करके क्या लिख दिया? हाँ, इसको हमने चेंज करके क्या लिख दिया? ए साइन बी को बी साइन ए ऐसे लिख दिया, सी को सी लिखा रहने दिया अपॉन साइन ए बाई 2 इंटू बी प्लस सी, या सो दिस इज इक्वल्स टू
साइन ए मतलब ये ऐसे हो गया b इंटू सी अपॉन बी प्लस सी, इसको तो अलग निकाल दिया, और ऊपर जो साइन ए आया उसको लिख दिया 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ए डी कितना आ गया 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ए बाई 2। एंड ए डी वैसे है क्या, ए डी इज लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, दिस इज लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर थ्रू ए। तो ऐसे ही सिमिलरली BE क्या हो जाएगा, B के थ्रू जो एंगुलर बाइसेक्टर है उसमें आ जाएगा 2AC अपॉन A प्लस सी एंड कॉस में B बाई 2। दिस रिजल्ट यू आर सपोज टू मेमोराइज, ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ये हो गया हमारा इन सेंटर के रिजल्ट, जिसमें लेंथ ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर आ गया। एंगुलर बाइसेक्टर जो ऑपोजिट साइड को जिस रेशो में कट करता है वो तो हमें 9-10 से ही पता है, C/B। और अब उनका लेंथ और हमने निकाल लिया कि ये वाली लेंथ कितना होगा, ये वाली लेंथ कितना होगा, ठीक है। और बाकी अभी आगे चलते हैं फिर। दिस वाज स्लाइड नंबर 5। ये स्लाइड 6। इसमें अब हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ऐसे देखो कि अगर हमने एंगुलर बाइसेक्टर खींचे ऐसे करके, ये हमारे लिए आई हो गया, ठीक है। तो ये तो वो पॉइंट हो गए जो अभी हमने बोला DEF, ये तो वो वाले पॉइंट हो गए। बट अगर हमने आई से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो इन रेडियस ये R हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिज़ल्ट तो सबसे इजी क्या है कि
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। हमने बोला था शुरू में कि बॉक्स का मतलब या इस तरह का जो ब्रैकेट है इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया हम ऐसे कर सकते हैं, आई बी सी एक पार्ट, आई ए सी दूसरा पार्ट, आई ए बी तीसरा पार्ट। तो इट कैन बी रिटन एज आई ए बी का एरिया प्लस एरिया ऑफ आई ए सी प्लस एरिया ऑफ आई बी सी। ठीक है, इन तीन ट्राइंगलों से मिलके पूरा ट्राइंगल बनाएं। तो एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा आई ए बी। ठीक है, आई ए बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाइट इसकी आर हो गई और बेस ए बी हो गया, ए बी का मतलब सी, तो हो जाएगा हाफ आर इंटू सी, आर इंटू सी प्लस हाफ आर इंटू बी प्लस हाफ आर इंटू ए, ऐसे हो गया। तो दिस इज इक्वल्स टू, अगर r बाई 2 कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी विच इज़ नथिंग बट 2s, दिस इज 2s, तो s और s कैंसिल, दिस इज r इंटू एस। तो r का हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या आ गया, मतलब फर्स्ट फॉर्म में r इज़ नथिंग बट डेल्टा अपॉन s एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। r कितना हो गया, डेल्टा अपॉन s, डेल्टा हो गया एरिया और s सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये हो गया। ये रिज़ल्ट नेक्स्ट जो भी था, ठीक है, फिर रिज़ल्ट नेक्स्ट r इज इक्वल्स टू, जैसे r इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा अपॉन s, और हमने s माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब तुम याद करो हाफ एंगल के जो फॉर्मूले थे उसमें हमने ऐसे बोला था कि साइन ए बाई 2 में राइट हैंड साइड पे a बाई 2 ही नहीं आता है, वो आता है रूट के अंदर s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और कॉस ए बाई 2 में बचे हुए दो आते हैं डेल्टा के, तो कॉस ए बाई 2 में राइट हैंड साइड पे कितना आएगा, रूट एस एस माइनस ए। ठीक है, तो टेन ए बाई 2 कितना होगा, साइन अपॉन कॉस, तो वो रूट के अंदर आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ठीक है, टेन ए बाई 2 कितना आएगा, रूट के अंदर ऊपर तो आ जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस माइनस ए। फिर अगर हम ऊपर रूट फ्री करें, रूट हटाएं ऊपर से, तो नीचे डेल्टा आ जाएगा, नीचे से डेल्टा हटाएं मतलब नीचे रूट फ्री करें तो ऊपर डेल्टा आ जाएगा। तो ये वही लिखा हुआ है, ऊपर डेल्टा एस एस माइनस ए, तो दिस इज नथिंग बट टेन ए बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2। ठीक है, तो आर को एक तो फॉर्मूला ये हो गया डेल्टा अपॉन एस ऑफकोर्स, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया एस माइनस ए टेन ए बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो आर है, जो इन रेडियस है, वो तो तीनों साइड के लिए एक जैसा है, उसके लिए तो ए बी और सी में कोई अंतर नहीं है। तो अगर ए के लिए ऐसा फॉर्मूला आया है तो बी के लिए भी ऐसा आना चाहिए, सी के लिए भी ऐसा आना चाहिए, सिमिट्री से। तो यूजिंग सिमिट्री, we will have r is equals to s minus a tan a by 2 बराबर s minus b tan b by 2 बराबर s minus c tan c by 2। ये फॉर्मूले हो गए। तो एक तो डेल्टा अपॉन एस हो गया, एक ऐसे हो गया एस माइनस ए टेन ए बाई 2, इस तरह के फॉर्मूले हो गए। ठीक है।
और भी इसको डिफरेंट फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट मतलब नेक्स्ट रिजल्ट क्या डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बात है। आर कितना था हमारा, डेल्टा अपॉन एस ये था। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डेल्टा अपॉन 2s, दिस इज 2 इंटू एक कैपिटल आर का हमारा फॉर्मूला था, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये फॉर्मूला था। ठीक है, या अभी छोड़ देते हैं इसको, हम डेल्टा के दूसरे फॉर्मूले से चालू करते हैं। डेल्टा का एक फॉर्मूला था 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी होल डिवाइडेड बाई 2s हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी को मतलब ऊपर तो हो गया 4r स्क्वायर इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइन ए, नीचे a प्लस बी प्लस सी को लिख सकते हैं 2r साइन ए, ये हो गया a, फिर ऐसे साइन बी साइन सी, तो 2r सिग्मा साइन ए ऐसे करके लिख सकते हैं। तो 2r से 4r स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2r आ जाएगा इंटू पाई साइन ए को लिख दिया साइन ए बाई 2 इंटू सिग्मा, हाँ इसको यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक 2r से ये कैंसिल किया 2r बच गया, प्रोडक्ट ऑफ साइन ए कितना होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाई। ये लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे पाई साइन ए मतलब साइन ए साइन बी साइन सी लिखा है, तो इसको भी हम लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, फिर इसको लिखेंगे 2 साइन बी बाई 2 साइन कॉस बी बाई 2, और इसको भी लिखेंगे 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। तो 2 2 2 3 बार आ जाएगा, वो 8 हो गया। इसको हम ऐसे ही बोलते हैं 2 को अगर बाहर निकालेंगे पाई के, सिग्मा के बाहर अगर 2 को निकालेंगे वो 2 ही निकलेगा, बट अगर हम पाई के बाहर 2 निकालेंगे तो वो 2 क्यूब निकलेगा, 3 बार निकलेगा। तो ये बाहर निकल के 8 आ जाएगा, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 आ जाएगा, ऐसे ही कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 आ जाएगा। और एक हमने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ही 10 फॉर्मूले लिखाए थे कंडीशनल आइडेंटिटीज यूज़ करके ट्राइंगल में, तो उसमें 3rd नंबर पे एक फॉर्मूला था सिग्मा साइन ए। तो एक ट्राइंगल के अंदर सिग्मा साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 4 प्रोडक्ट कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 2r तो कैंसिल हो गया, और सिग्मा साइन ए को लिख सकते हैं 4 पाई कॉस ए बाई 2। सो ये हो गया 2r, बाहर निकल के ये 2 8 हो गया, और ये साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 आ गया, इसको हमने अलग कर दिया। ऐसे ही कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 आ गया, इसको हमने अलग कर दिया, अपॉन 4 प्रोडक्ट कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला कितना आया 4r पाई साइन ए बाई 2, 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये हो गया। उसका मतलब क्या है कि हमारे पास अल्टीमेटली r के कितने फॉर्मूले आ गए वो हम लिख लेते हैं। तो अल्टीमेटली r विल बी इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा अपॉन एस, फिर एक दूसरा फॉर्मूला हो गया s माइनस ए टैन ए बाई 2, तो इसी तर्ज पे s माइनस बी टैन बी बाई 2 भी आ जाएगा, एंड s माइनस सी टैन सी बाई 2 ये भी आ जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। ये आएगा, इतने फॉर्मूले हो गए हमारे पास।
ये था हमारा स्लाइड 6। आगे चलते हैं। स्लाइड 7। A B C I, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर एंड यहाँ से ये मान लिया A1 B1 C1, ऐसे हो गया। ये एंगल ऑफ कोर्स B/2 हो गया, ये R हो गया, ठीक है। और जो B मतलब जो इन सर्कल आएगा वो तो बेसिकली A1 B1 और C1 पे ही टच करेगा। A1 B1 C1 से पास करने वाला सर्कल आएगा जो इन तीनों को टच करेगा। तो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BIA1, इन ट्राइंगल BIA1 हम कैसे करेंगे कि जो tan B/2 है उसको हम लिख सकते हैं R/BA1, ठीक है, BA1, या फिर BA1 इंटू tan B/2 विल बी इक्वल्स टू R। अब R का तीन तरह के फॉर्मूले हमने बताए थे। एक तो डेल्टा अपॉन एस हो गया, एक था S - A tan A/2, S - B tan B/2, S - C tan C/2, और एक तीसरा फॉर्मूला था 4R sin A/2 sin B/2 sin C/2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे tan B/2 को देख के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S - B tan B/2। अब ये tan B/2 ये tan B/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से BA1 कितना आ गया, S - B, ठीक है। अब जो तुम एक्चुअल डायग्राम होगा उसमें सर्किल इन तीनों पॉइंट से पास करा होगा, मतलब जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो तो कुछ ऐसे होगा। तो ये मान लिया A है, ये B है, ये C है, और ये अगर I है, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर। इसको हमने A1 बोला है, C1 बोला है और B1 बोला है। तो इसके हिसाब से ये S - B हो गया। मतलब ये क्या हो गया, दिस इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स B। मतलब जो इन सेंटर का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ट्राइंगल के साइड के साथ, जहाँ पे इन सर्कल टच कर रहा है, इन सेंटर नहीं सॉरी, इन सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ट्राइंगल के साथ, मतलब जहाँ पे इन सर्कल टच कर रहा है इन ट्राइंगल को, उस पॉइंट का B से डिस्टेंस S - B है। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होगा, तो B से अगर हम बोले ना तो ये BA1 और BC1 दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। तो अगर ये S - B है तो ये भी S - B होगा सिमिलरली, ठीक है। ऐसे ही अगर B से डिस्टेंस S - B है तो सिमिट्री से C से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, S - C, तो फिर ये भी S - C, एंड ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए S - A, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू S - A, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, S - A प्लस S - C, मतलब 2S - A - C। 2S हो गया A प्लस B प्लस C, तो उसमें से A और C घटा देंगे तो B आ जाएगा। तो ये पूरा लेंथ कितना हो गया, B, इन दोनों को जोड़ के, तो B के ऑपोजिट B ही होता है डिस्टेंस, तो वहाँ से भी इट इज़ परफेक्टली फाइन। ये रिज़ल्ट आ गया। और क्या बोल सकते हैं, एक इसी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल BIA1,
बी आई मतलब हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर का कोसेक विल बी इक्वल्स टू आर कोसेक पी बाई टू. So this is equals to distance of vertex B from in center. Distance of vertex B from in center. तो similarly CI कितना हो जाएगा, R cosec C by 2 and AI कितना हो जाएगा, R cosec A by 2. ये ठीक है. एक R का फॉर्मूला होता है CI कितना है, R cosec C by 2. तो एक R का फॉर्मूला होता है 4R sin A by 2 sin B by 2. 3 फॉर्मूले थे इंटू साइन सी बाई 2. तो अगर हम उसको लगा दें कोसेक सी बाई 2 तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. तो सी आई को लिखने का एक तरीका ये भी हो गया, दिस इज इक्वल्स टू 4R साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2. ये भी एक तरीका हो गया लिखने का, मतलब तरीका क्या, डिफरेंट फॉर्म हो गया ये था 7th. स्लाइड 8. स्लाइड 8 में क्या है, मतलब वापस वही बना लेते हैं. दिस इज से A B C और ये इन सेंटर है. आई अब देखो इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, A1 B1 C1 और हम क्या रिजल्ट देख सकते हैं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है CA1 IB1 इसमें ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री 90 डिग्री. उसका मतलब क्या है कि अगर मैंने CI को डायमीटर मान के एक सर्किल ड्रॉ किया इसके ऊपर, तो वो B1 से भी पास करेगा एंड A1 से भी पास करेगा क्योंकि दोनों 90-90 बनाएंगे. तो रिजल्ट 1 क्या हो गया, CA1 IB1 are concyclic points with CI as diameter, that is area of corresponding, सॉरी एरिया नहीं, एरिया कहाँ से आ गया, that is radius of corresponding circle will be CI divided by 2 और CI कितना था, R cosec C by 2
डिवाइडेड बाई 2, ये रेडियस हो जाएगा। तो ऐसे ही BA1IC1, BA1IC1, इन चारों पॉइंट से भी एक सर्कल पास कर जाएगा और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो BI हो जाएगा। BI मतलब R कोसेक B/2, सॉरी BI/2 हो जाएगा, मतलब R कोसेक B/2 होल डिवाइड बाई 2, इतना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सर्कल है, सॉरी ये वाला जो हमने बोला कि ये चारों पॉइंट कंसाइक्लिक है, वो तो अच्छी बात है। यू कैन ऑल्सो सी कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल भी खिंच जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल भी खिंच जाएगा। ठीक है, क्यों खिंच जाएगा? क्योंकि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दिस प्लस दिस विल बी दिस प्लस दिस, तो इसके अंदर भी एक सर्कल खिंच जाएगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक, मान लिया यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अब दिस इज नॉट वेरी गुड, बट ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है एंड ये जो ट्राइंगल है, इसमें देखो ये दोनों एंगल A/2 हो गया, ये दोनों डिस्टेंस S-A हो गया, ये R हो गया। तो ऑफकोर्स ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, क्या बोलते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मान लिया हमने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया और उसका सेंटर कहीं यहाँ पे आ गया, मान लिया I1, ठीक है, I1 तो हमें बोलना नहीं चाहिए, IA बोल देते हैं, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसकी रेडियस मान लिया RA हो गया, यहाँ से ड्रॉप किया, इसकी रेडियस भी RA हो गया। ठीक है, तो एक सर्कल भी खिंच जाएगा और रेडियस ऐसे आ जाएगा RA। एंड इफ़ यू आर एबल टू सी, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये भी RA हो जाएगा। ठीक है, दैट वुड मीन कि ये पूरा रेडियस R है, ये RA है, तो ये वाला जो इधर बचा वो कितना बचा, R माइनस RA। ठीक है, ये कितना बच गया, R माइनस RA। ठीक है, तो ये मान लिया पॉइंट 1 मिनट के लिए मैंने D1 बोल दिया एंड दिस इज अगेन I। तो रिजल्ट 2 क्या हो गया, a circle can be inscribed in quadrilateral AB1IC1 से with radius RA। देन मतलब क्या बात करें कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल खिंच जाएगा। अब अगर सर्कल खिंच जाएगा तो उसका कुछ रेडियस होगा, वो रेडियस निकालने की कोशिश करें। तो मतलब यहाँ पे हम RA निकालने की कोशिश करें। तो देखो ये A/2 है, तो ये वाला एंगल भी A/2 हो गया। तो इन ट्राइंगल IAID1, ये पॉइंट D1 है, ये I हो गया और ये IA हो गया। मतलब इस ट्राइंगल की बात चल रही है, IAID1। तो tan A/2 विल बी इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल में ये A/2 एंगल है, क्योंकि अगर ये A/2 है तो ये लाइन इन दोनों के पैरेलल है, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, ऐसे बोल दिया। तो tan A/2 कितना हो जाएगा, R अपॉन इतना, तो R माइनस RA अपॉन RA। हाँ बिल्कुल, सो दिस विल बी R अपॉन RA माइनस 1 और दिस विल बी R अपॉन RA बराबर 1 प्लस tan A/2।
दैट वुड बी फाइनली आर ए विल बी आर अपॉन 1 प्लस 10a/। अब ये रिज़ल्ट याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट ये हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे निकालना है। कि ये जो 4 पॉइंट हैं इनके अंदर एक सर्किल ड्रॉ हो जाएगा, उस सर्किल का रेडियस क्या है, ऐसे। ये मतलब हमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्ट याद रहना चाहिए कि हम ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे तो और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं।